कल हमने पढ़ा था चौधरी चरण सिंह तक। चौधरी चरण सिंह के बाद में अगले प्रधानमंत्री कौन से पढ़ेंगे? राजीव गांधी। हालांकि चौधरी चरण सिंह के बाद प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसके पास में जाएगा? इंदिरा गांधी के पास में जाएगा। भारत की आयरन लेडी 1980 से 84 तक। 1984 में इंदिरा जी की क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी। और उसके बाद में इसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा राजीव गांधी को। और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पद किस राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा? याद करो, है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो माहौल अशांत हुआ था उसको शांत करने के लिए किससे बुलाते हैं? राजीव गांधी। मात्र 40 वर्ष की आयु में, कितनी उम्र थी? 40 वर्ष की आयु में राजीव गांधी भारत के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। 1984 से 89 लिखे पहला, राजीव गांधी 1984 से 89। 1984 से 89। राजीव गांधी का जो शासनकाल है वो पंचायत राज व्यवस्था का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचायत राज व्यवस्था का स्वर्ण काल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जिस पंचायत राज व्यवस्था को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, उस पंचायत राज व्यवस्था के अंदर धीरे धीरे स्थिति ये हो गई थी कि जो व्यक्ति एक बार सरपंच या प्रधान बन गया वो यूं समझ लीजिए कितना उम्र के लिए बन गया। मतलब चुनाव होते ही नहीं थे। संस्था जरूर बन गई थी लेकिन चुनाव नहीं करवाए जाते थे। पहले जो सरपंच हैं या आपके जिला प्रमुख हैं कुछ मोजीज व्यक्तियों को बिठाकर इसका निर्णय कर लेते। गांव में किसी को सरपंच बनाना हो तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, उनको बुला लिया, पूछ लेते कि फलान जी को सरपंच बना रहे हैं, सहमत हो या असहमत। तो पक्ष में हाथ खड़े हो जाते तो क्या होता? सहमत, यानी सरपंच निर्वाचित, यानी हाथ खड़े करके चुनाव करवाए जाते थे। राजीव गांधी भारत के जो प्रथम आईटी क्रांति के जनक माने जाते हैं, कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इनके व्यवस्थित चुनाव करवाए थे। व्यवस्थित क्या करवाए थे? चुनाव। किसने? राजीव गांधी ने। इसी कारण राजीव गांधी का शासनकाल पंचायत राज व्यवस्था का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। लिख दीजिए, इनका शासनकाल पंचायत राज व्यवस्था का स्वर्ण काल है। इनका शासनकाल पंचायत राज व्यवस्था का कैसा काल है? स्वर्ण काल है। गोल्डन टाइम पीरियड है पंचायत राज व्यवस्था का। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये अगला पॉइंट लिख दीजिए, कोलंबो समझौता। कौन सा समझौता है? कोलंबो समझौता। कोलंबो समझौता 29 जुलाई 1987। ये कई बार पूछा गया है कि कोलंबो डायलॉग जो है, कोलंबो कहाँ स्थित है? लंका में है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका। कहाँ स्थित है? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक संधि वार्ता हुई थी जिसे कोलंबो समझौता या कोलंबो डायलॉग कहा जाता है। अब ये कारण क्या है? तो देखिए, लंका के अंदर क्या हुआ था? लंका के अंदर आंतरिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? आंतरिक विद्रोह। और आंतरिक विद्रोह, एक तो यहाँ के मूल निवासी थे, एक भारत का जो तमिल राज्य है उसके वहां कुछ लोग बसे हुए हैं जिन्हें तमिल कहा जाता है। तो इनके बीच में और वहां के मूल निवासियों के बीच में जो अधिक संख्या में थे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ
होता है। और ये एक बड़ी जंग थी जिसमें भारत के जो तमिल थे उनके भी जीवन पर संकट आया हुआ था। तो फिर एक समझौता होता जिससे क्या कहा जाता है, कोलंबो समझौता। आपने लिट्टे का नाम सुना होगा। लिट्टे यहाँ का संगठन है, कहाँ का, लंका का। ठीक है, लिख दिया कोलंबो समझौता। अगली बात, इनके समय 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, जो 89 के अंदर क्या हुआ, लागू हुआ। और मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी वो मतदाता की आयु घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। यानी मूल संविधान में मतदाता की आयु कितनी रखी गई थी, 21 वर्ष, और वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष। और ये किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी, राजीव गांधी के समय। कौन सा संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन। लिख दीजिए फटाफट। 61वां संविधान संशोधन 1988। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। हत्या कब हुई थी, 21 मई 1991 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में आत्मघाती हमला था। हालांकि यहाँ राजीव गांधी से चूक हुई, क्योंकि जो महिला सुरक्षा अधिकारी लगी हुई थी उसने उस महिला को जो राजीव गांधी से मिलने के लिए जा रही थी रोक लिया था कि आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही राजीव ने देखा कि एक महिला मुझसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है और पुलिस अधिकारी रोक रही है, तो कई बार नेता जो हैं वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। और राजीव गांधी से भी यही भूल हुई, प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उस महिला को अपने पास आने के लिए पुलिस अधिकारी से कहा कि मेरे पास भेज दीजिए। अगर वो महिला पुलिस अधिकारी उस प्रोटोकॉल को तोड़ने से मना कर देती तो राजीव गांधी इस दुर्घटना के शिकार नहीं होते। इनकी जयंती अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि राजीव गांधी की जयंती किस रूप में मनाई जाती है, अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में। और अक्षय ऊर्जा किससे कहते हैं, देखिए ऊर्जा के दो संसाधन होते हैं, एक कौन सा होता है, परंपरागत, और दूसरा कौन सा होता है, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन हैं वो आपके किस में शामिल होंगे, अक्षय ऊर्जा के अंदर आएंगे। तो लिख दीजिए जयंती अक्षय ऊर्जा दिवस। और इनकी पुण्य तिथि को मनाते हैं बलिदान दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं, बलिदान दिवस के रूप में। बलिदान दिवस के रूप में। लिख दिया सभी ने। हाँ, भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक कौन है, राजीव गांधी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको भारत में किसने शुरू किया था, राजीव गांधी ने। तो दोनों लाइन एक साथ लिख दीजिए, आईटी क्रांति व ईवीएम मशीनों के जनक। आईटी क्रांति एवं ईवीएम मशीनों के जनक कौन है, राजीव गांधी। कौन है, राजीव गांधी। लिख दिया सभी ने। हाँ जी, 1962 में चीन युद्ध हुआ था नेहरू जी के समय, भारत और चीन।
उसके बाद चीन युद्ध के बाद चीन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 1988 में ये चीन की यात्रा पर गए थे। तो लगभग कितने वर्ष बाद में? आप देख लीजिए, 62 और 20, 82 और 6, 26 वर्ष बाद में चीन की यात्रा पर जाने वाले भारत चीन युद्ध के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। लिखें, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद चीन की यात्रा करने वाले, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद चीन की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। अगली योजना का नाम क्या है? नवोदय योजना। कौन सी योजना है? नवोदय विद्यालय योजना। नवोदय विद्यालय योजना। ये योजना केंद्र सरकार की योजना, किसने शुरू की थी? राजीव गांधी ने। आज भी हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में ब्लॉक स्तर पर जो है इन विद्यालयों की या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनकी स्थापना कर रखी है। नवोदय विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण प्रतिभाएं, उन ग्रामीण प्रतिभाओं का क्या करना था? विकास करना था। क्योंकि इस स्कूल में जो विद्यार्थी एडमिशन लेगा उसकी शिक्षा, उसकी भोजन की व्यवस्था, उसकी आवासीय व्यवस्था सारी की सारी क्या होती है? निःशुल्क होती है। क्या होती है? निःशुल्क। तो लिखें, नवोदय विद्यालय योजना प्रारंभ की। ये 1987 में शुरू हुई थी। 1987-88, 1987-88, क्योंकि 1986 में एक नई शिक्षा नीति लेकर आए थे राजीव गांधी, और उसी शिक्षा नीति के तहत ये योजना शुरू हुई थी। नवोदय विद्यालय योजना का प्रारंभ 1987-88। राजीव गांधी के कार्यकाल से एक तोप घोटाला जुड़ा हुआ है, और उससे क्या कहते हैं? बोफोर्स तोप घोटाला। तो लिख दीजिए, बोफोर्स तोप घोटाला किससे जुड़ा हुआ है? राजीव गांधी से। बोफोर्स तोप घोटाला किससे जुड़ा हुआ है? राजीव गांधी से। सातवीं पंचवर्षीय योजना का काल लिखना चाहे तो लिख दीजिए, बाकी आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1985 से कितना है? 90 है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। राजीव गांधी के समय एक मुकदमा हुआ था हैदराबाद में, जिसे शाहबानो केस के नाम से जाना जाता है। अब शाहबानो मुकदमा क्या है? तो देखिए, मुस्लिम धर्म के अंदर या समाज में तलाक की परंपरा के अंदर जो है आपके निर्वाह भत्ता देने की व्यवस्था नहीं थी। तो जब शाहबानो को जो है तलाक मिला, तो इसने जो है ये वहां पर कोर्ट में याचिका दायर की और इस पर सुनवाई हुई, और फिर इस मामले के अंदर उससे जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया था। तो ये शाहबानो केस काफी चर्चित है। ये राजीव गांधी के शासनकाल की घटना है। कहाँ की? हैदराबाद की। शाहबानो केस, हैदराबाद। इतना लिख दीजिए।
नवोदय विद्यालय की बात हम कर चुके हैं, 86, 87, वाक्य 87 लिखवाया था क्या? 86, 87 कर लीजिए। वैसे ये रहने दो आप, क्योंकि योजना जो है वो इसी समय धरातल पर आई थी, यही रहने दीजिए। 1986 की शिक्षा नीति के तहत आई थी। हाँ, लिट्टे की बात हो चुकी, इसी ने पेरम्बदूर तमिलनाडु में राजीव गांधी की क्या करवाई थी? हत्या। लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है? एल फॉर लिबरेशन, टी फॉर टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है। इनके समय एक और संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985, और इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। और किस पर रोक लगाया गया? दल बदल पर। जो सांसद हैं उनके दल बदल पर रोक लगाई गई। ऐसा और कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें दल बदल की बात कही गई है? तो वो है दूसरा 91वां संविधान संशोधन। ये कब का है? 2003 का है। कब का है ये? 2003 का। तो लिखें 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल के निषेध का प्रावधान था। दल बदल पर क्या लगाएगी? रोक लगाएगी। क्या लगाएगी? रोक। दल बदल पर निषेध का प्रावधान, यानी आप दल बदल नहीं कर सकते। ये प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन थे? जयवर्धने। इनके बीच में कौन सा समझौता हुआ था? कोलंबो। तो जहां आपने कोलंबो समझौता लिख रखा है ना, वहां श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं जयवर्धने, इनका भी नाम लिख दीजिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? जयवर्धने। इनका नाम लिख दीजिए कोलंबो समझौते में। लिख दिया सभी ने? हाँ। अब राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? वीपी सिंह को। 1989 से 91 तक प्रधानमंत्री रहेंगे वीपी सिंह। कब से कब तक रहेंगे? वीपी सिंह 1989 से 91 तक। और ये कहाँ के निवासी थे? मांडा। और मांडा के निवासी होने के कारण इनका उपनाम क्या माना जाता है? मांडा का राजा। और इन्होंने अपने शासन काल में देवीलाल को क्या बनाया था? उप प्रधानमंत्री बनाया। तो लिखें वीपी सिंह 1989 से 91। विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह 1989 से 91। विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ, वीपी सिंह 1989 से 91। उपनाम क्या है? मांडा का राजा। उप प्रधानमंत्री किसको बनाया था? देवीलाल को। अब इनके समय राजीव गांधी सरकार में ये वित्त मंत्री थे और बोफोर्स घोटाले की राशि के बारे में इन्होंने बात की थी कि ये जो राशि है एक बैंक में जमा है और उस बैंक का नाम क्या है? लोटस बैंक। ठीक है। घोटाले की हम बात कर चुके पहले, इतना लिख दीजिए। राजीव गांधी सरकार में यह वित्त मंत्री थे। कौन? वीपी सिंह। वीपी सिंह कौन थे? राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री थे। वीपी सिंह विश्वास प्रस्ताव पर हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे।
विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? सरकार की तरफ से रखा जाता है, सरकार की मंत्रियों की तरफ से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव पर हारने वाले पहले कौन थे प्रधानमंत्री? वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह। लिख दीजिए, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव पर हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह। अब याद कीजिए उस आयोग को जिसे बीपी मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बीपी मंडल आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी? मोरारजी देसाई। धीरे धीरे काम चलता रहा और अब ये मंडल आयोग ओबीसी को कितने % आरक्षण की सिफारिश करता है? 27%। और 27% ओबीसी आरक्षण को किसने लागू किया था? वीपी सिंह ने। और यही इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, इन्होंने कहा कि मैंने गोल तो कर दिया पर अपनी ही टांग तुड़वा ली। क्यों? क्योंकि यहां पर विश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? इन्हीं के मंत्री लेकर आए थे। और विश्वास प्रस्ताव गिर जाने के कारण इनकी क्या गिर गई? सरकार गिर गई। यानी हराने में कोई बाहर के व्यक्ति नहीं थे, हाँ साथ के थे। लिख दीजिए, मंडल आयोग ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। और फिर कहा मैंने गोल तो कर दिया, मैंने गोल तो कर दिया परंतु अपनी ही टांग तुड़वा ली। मैंने गोल तो कर दिया परंतु अपनी ही टांग तुड़वा ली। किसने कहा था? वीपी सिंह ने कहा था। किसने कहा था? वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। क्योंकि ओबीसी को क्या दिया? आरक्षण दिया। तो अन्य जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्होंने क्या करनी शुरू कर दी? आत्महत्या करनी शुरू कर दी, ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। और माहौल इनके क्या बन गया? बिल्कुल विपरीत बन गया था। हाँ, राजीव गांधी ने इन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया। 1988 में राष्ट्रीय मोर्चा गठित किया। छोड़ दीजिए इसको। वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में स्वर्ण मंदिर की यात्रा की थी। कौन सी घटना के बाद में? ऑपरेशन ब्लू स्टार। कब हुआ था? 1984 में। लिख दीजिए, वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वर्ण मंदिर की यात्रा की। वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में स्वर्ण मंदिर की क्या की? यात्रा की। वीपी सिंह मुख्यमंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और क्या रहे? प्रधानमंत्री। पहले तो कांग्रेस के ही थे ये सदस्य, बाद में इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। कौन सी बनाई थी? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। यानी कांग्रेस से क्या हो गए? अलग हो गए। तो ये भारत के तीसरे क्या बने? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दोनों बातें नोट कर लो। यह मुख्यमंत्री, भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहे। यह मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। और तीसरे क्या थे? गैर कांग्रेसी
प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। जब विश्वास मत पर वीपी सिंह की सरकार गिर गई, वीपी सिंह सरकार कौन से मत पर गिरी थी? विश्वास मत पर। अब वीपी सिंह की जगह कौन लेंगे? चंद्रशेखर। कौन लेंगे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फायर ब्रांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फायर ब्रांड। इन्हें युवा तुर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा तुर्क। अब ये क्या मुस्लिम थे या कोई तुर्क जाति के व्यक्ति थे उसके हिसाब से इनको ये पदवी दी गई? नहीं, युवा तुर्क इसलिए कहा जाता है कि एक विशेष वर्ग था कांग्रेस का जो समाजवादी प्रवृत्तियों की ओर झुकाव था, यानी समाजवाद को ज्यादा महत्व दे रहे थे। कौन सा समाजवाद? जो भारतीय समाजवाद की व्यवस्था है उसको। तो समाजवादी परंपरा से जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? युवा तुर्क कहा जाता था। तो उस समाजवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ पहला व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना कौन था? चंद्रशेखर था। तो चंद्रशेखर 1991-92। उपनाम लिखें युवा तुर्क या फायर ब्रांड। युवा तुर्क या फायर ब्रांड। युवा तुर्क या फायर ब्रांड। अब चौधरी चरण सिंह कभी संसद में नहीं गए और ये कभी तिरंगा फहराने के लिए कहा नहीं गए, लाल किले पर नहीं गए। कन्याकुमारी से दिल्ली तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी 1983 में। किसी भी पद को धारण किए बिना सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति, क्योंकि फायर ब्रांड थे, समाजवाद की बात कर रहे थे, युवा तुर्क कहलाए। डायरेक्ट जैसे भजनलाल जी तो फिर भी सरपंच रहे, उसके बाद में क्या बने हैं? सीएम बने हैं। ठीक है, इन्होंने कोई भी पद धारण नहीं किया था और डायरेक्ट क्या बने? प्रधानमंत्री। इनकी पुस्तक है रहबरी। कौन सी है? हाँ, बहुत फेमस है। इनके शासनकाल में भारतीय सोना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय जो पूरा गोल्ड है वो आईएमएफ के पास क्या रखा गया? गिरवी रखा गया। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस से। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। तो लिखें ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। आजाद नहीं, केवल चंद्रशेखर। हाँ, आजाद नहीं। कन्याकुमारी से दिल्ली तक पैदल यात्रा की। कन्याकुमारी से दिल्ली तक पैदल यात्रा की। सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति। सीधे का मतलब बाकी कोई टेढ़े नहीं बने हैं। हाँ, बाकी जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो पहले किसी न किसी संवैधानिक पद पर रहे हैं। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट बात है केवल उसकी चर्चा कर लेते हैं। पुस्तक लिखो रहबरी। कौन सी पुस्तक है? रहबरी। पुस्तक कौन सी लिखी है आपने? रहबरी। खास बात क्या है? इनके समय भारतीय राजकोष का जो पूरा गोल्ड है
वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास क्या रखा गया, गिरवी रखा गया। यानी कहीं न कहीं भारत की इकोनॉमिक जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई है। तभी तो हमने, भाई कौन अपना सोना या अपनी कोई वस्तु गिरवी रखता है, तब रखता है जब क्या आता है, उस पर संकट आता है। तो लिख दीजिए, इनके समय भारतीय सोना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गिरवी रखा गया था। अब अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से कहां तक, 96 तक। पीवी नरसिम्हा राव। इनके समय की कुछ उपलब्धियां हैं जिन पर विशेष रूप से सवाल आता है। जब प्रधानमंत्री बने तब किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। हाँ जी, कौन सा, मैं कर दो, 92 लिख दो। ये 8वीं क्रांत में तक होगा, टेबल दी हुई नहीं है आपको पहले। हाँ, वो इकरान में करो, उसमें जहां 92 लिखा हुआ ना, उसमें इकरान में कर दो, 90 इकरान में ही। ये जो है ना, ये वाला, ये वाला, उसमें इकरान में करो। हम्म, लिख दिया क्या, क्या लिखा आपने, जब प्रधानमंत्री बने तब संसद की किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा कौन था, पीवी नरसिम्हा राव के अलावा जो संसदीय किसी सदन का सदस्य नहीं था, लिखवाया था आपको, एच डी देवगौड़ा। तो पहले प्रधानमंत्री जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव, और उसके बाद में नाम किसका है, एच डी देवगौड़ा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इन्होंने लागू करवाया, कब, 1992। हालांकि ये लागू कब होगा, 94 में लागू होगा। पास कब होगा, 93 में। लेकिन प्रस्ताव कब लाया गया था, 92 में। इस कारण इससे क्या कहते हैं, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992। अब 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, पंचायत राज से। किससे है, पंचायत राज व्यवस्था से। और 74वां किससे है, नगर पालिका से। किससे है, या नगर निकाय से। किससे है, नगर निकाय से। अब पंचायत राज के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं। और नगर निकाय के लिए कौन सी जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी जो पंचायत राज व्यवस्था है और नगरीय जो शासन व्यवस्था है, उसको संवैधानिक दर्जा देने वाले, कौन सा दर्जा देने वाले, संवैधानिक दर्जा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, पीवी नरसिम्हा राव है। तो लिखें, 73वां एवं 74वां, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया।
73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया। 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया। लागू कब होगा? 1994 में। अब एक विशेष बात, आर्थिक नीति यानी उदारीकरण की नीति। उदारीकरण का मतलब है भारतीय मार्केट को जो है भारतीय कौन सी पॉलिसी? लुक ईस्ट। लुक ईस्ट का मतलब पूर्व की ओर देखो। तो भारत के पूर्व में एरिया कौन सा है? ये जो प्रशांत महासागर के आसपास में जो देश हैं, इसके अलावा इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, ये वाला जो पार्ट इसका आर्थिक खुलेपन को ही हम उदारीकरण कहते हैं। भारत का मार्केट अन्य जो देश हैं उनके लिए क्या कर दिया? खुला कर दिया कि आप यहां प्रोडक्ट बेच सकते हो, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी दुनिया में बिकने लगा। इसके साथ में इन्होंने सार्वजनिकरण के साथ साथ निजीकरण को बढ़ावा दिया। बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां विदेशों में कारोबार करने लगी और वहां की कंपनियां भारत में। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एक स्थानीय स्तर का जो प्रोडक्ट है वो विश्व स्तर के मार्केट में जब जाएगा तो इससे कई चीजों का आदान प्रदान होगा। एक तो धन का प्रवाह निरंतर बनेगा यानी पैसा मार्केट में चलेगा। इसके साथ साथ एक संस्कृति जो है वो दूसरी संस्कृति से जुड़ेगी, इनका मेलजोल। आज हमारे जैसे हम एक बात कर लेते हैं केवल भोजन की, क्या करते हैं? भोजन की। हमारे भोजन में कुछ ऐसे व्यंजन शामिल हो चुके हैं जो पहले कभी हमारे पूर्वजों ने न तो खाए थे और न ही देखे थे। हमसे आज से पहले की जो 30-40 साल पुरानी पीढ़ी है उसने भी ये चीजें नहीं देखी। तो वो किसके कारण आई है? इन नीतियों के कारण आई है। इसी कारण जो आपके पीवी नरसिम्हा राव हैं, इन्हें फादर ऑफ रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है इकोनॉमिक के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो लिखें पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल आर्थिक नीति की खुलेपन का काल, कौमा उदारीकरण का काल, आर्थिक नीति के खुलेपन का काल, कौमा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण तथा लुक ईस्ट पॉलिसी का काल कहलाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी का काल कहलाता है। पीवी नरसिम्हा राव के समय 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी? बाबरी मस्जिद की। कौन सी घटना हुई थी? लिख दीजिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की घटना हुई।
हाँ, इनसे संबंधित जो पुस्तक है फेमस, वो कौन सी? द हाफ लाइन। किसने लिखी? विजय सीतापति ने। कौन सी पुस्तक है? द हाफ लाइन। और ये पुस्तक किसने लिखी है? विजय सीतापति ने। किस पर? पीवी नरसिम्हा राव पर। द हाफ लाइन विजय सीतापति की पुस्तक है, जो किससे जुड़ी हुई है? पीवी नरसिम्हा राव से। लिख दिया सभी ने? इसके अलावा एक किताब है द इनसाइडर, और कौन सी है? द इनसाइडर। ये भी पीवी नरसिम्हा राव की पुस्तक है, द इनसाइडर। लिख दिया क्या सभी ने? कौन सी है? द इनसाइड। हाँ, इंदिरा साहनी केस कब का? 1992 का। जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, तो फिर कौन सी बात आ गई कि जो स्वर्ण जातियां हैं उनको कितना दिया जाए? 40%। तो इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इनके समय 8वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी 1992 से 97 तक। ये लिख दीजिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। 1992 से 97 कौन सी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में क्या बने? लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की। ये बात आ चुकी है पहले भी। और आर्थिक संकट इनके समय आया तो वित्त मंत्री किसको बनाया गया? मनमोहन सिंह को। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय अर्थव्यवस्था में जितने भी संशोधन किए गए, उसमें वित्त मंत्री के रूप में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और इन्हीं की बदौलत जो है, इन्हें क्या नाम दिया गया? फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। लिख दीजिए, पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये सारे इन्होंने नवाचार कब किए थे? 1991 में शुरू कर दिए थे। कब किए थे? 1991 में। फादर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म, ये सवाल पूछा गया है, फिर वापस आ सकता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये वर्तमान समय में बाजार व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो है तत्व के रूप में काम कर रहा है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जैसे अमेजन कंपनी है या अमेजोन है, अमेजोन है ना, हाँ, तो वो कहाँ की है? यूएसए की साइड। और मार्केटिंग कहाँ कर रही है? पूरी दुनिया में। किस कारण कर रही है? इन तीन शब्दों के कारण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लुक ईस्ट पॉलिसी इन्होंने कब शुरू की थी? 1992 में। इसकी हम बात कर चुके हैं। पूर्व की ओर देखो, यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के तट पर जो छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित करना। क्योंकि एशियंट जब इंडिया पढ़ते हैं, प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं, तो प्राचीन काल में भी भारत का व्यापार इन देशों के साथ में काफी उन्नत अवस्था में था। अब है अगले प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इनको 2015 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है।
साथ में फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड 2015। तो भारत रत्न की हम पहले ही बात कर चुके, लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा ये लिख दीजिए फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड 2015 अटल बिहारी वाजपेयी में। कार्यकाल आ जाएगा निक्षेप नाम। 3 अलग अलग कार्यकाल है ना, एक 13 दिन का है, एक 2 साल का है, 3 बार बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड 2015। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान दिया गया था? मोरारजी देसाई। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले मोरारजी देसाई हैं, जबकि बांग्लादेश का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? हाँ, लोकसभा सांसद कितनी बार बने हैं? 9 बार। और राज्यसभा सांसद कितनी बार बने हैं? 3 बार। 9 बार लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा सांसद। नारा कौन सा दिया था? भारत उदय यानी शाइनिंग इंडिया। ठीक है। और इनका जो जन्म दिवस है 25 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। नारा लिखें भारत उदय और जन्मदिन लिखें 25 दिसंबर सुशासन दिवस। कौन सा दिवस है? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस। कौन सा दिवस है? सुशासन दिवस। तो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा क्या था? भारत उदय। और जन्म दिवस 25 दिसंबर क्या कहलाता है? सुशासन दिवस। इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था कौन सा? परमाणु कार्यक्रम, जो इससे पहले किस प्रधानमंत्री ने संचालित किया था? इंदिरा गांधी ने, 18 मई 1974 को। और इन्होंने टोटल 5 परीक्षण किए थे। 11 वे 13 मई 1998 को। कितने परीक्षण किए थे? 5। लिख दीजिए। परमाणु कार्यक्रम 11 वे 13 मई 1998 पोखरण। 11 एवं 13 मई 1998 पोखरण। वही खेतोलई है। और इन परीक्षणों की मॉनिटरिंग कौन कर रहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम। उनके निर्देशन में ये काम हुआ था। 5 परीक्षण थे टोटल। दिल्ली से लाहौर के बीच इन्होंने बस चलाई थी, जिसका नाम क्या था? सदा ए सरहद। या फिर क्या था? बस राजन ने। क्या नाम था? बस राजन ने। यह सवाल पूछा गया है कि सदा ए सरहद बस सेवा भारत ने किस देश के साथ प्रारंभ की थी? पाकिस्तान के साथ। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और कब शुरू हुई थी? 19 फरवरी 1999। और इसी के बाद में कौन सा युद्ध हुआ था? करगिल युद्ध हुआ था। और इस बस में बैठकर जाने वाले पहले यात्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इस बस में सवार होकर पाकिस्तान गए थे। कहां पर? लाहौर। बस राजन ने या सदा ए सरहद, बस राजन ने या सदा ए सरहद 19 फरवरी 1999 दिल्ली से लाहौर। अगला पॉइंट लिख दीजिए ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1999
कारगिल युद्ध। कौन सा युद्ध था? उधर अटल जी लाहौर में बातें कर रहे थे और पीछे से जो आतंकवादी हैं उन्होंने कारगिल की चोटी पर क्या कर ली? चढ़ाई कर ली थी। इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से, जिसमें दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई और बंबई, इन चार बड़े शहरों को जो है 4 लाइन सड़क के माध्यम से जोड़ना। और इसी प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं? GQ प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो लिखें GQ प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बंबई को, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई यानी मद्रास एवं बंबई को सड़क मार्ग से जोड़ना। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मेरी 51 कविताएं। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है? मेरी 51 कविताएं। एक दो बार पूछी गई है। अटल जी ऐसे प्रधानमंत्री थे कि बोलने में इनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इनकी बराबरी इस मामले में नहीं कर सकता। अगर सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 20 या 30 शब्द बोलता है तो ये वहां 50-60 बोल देते थे, इतने स्पीड से बोलते थे। ठीक है। प्रथम ये जब विदेश मंत्री थे तो इन्होंने यूएनओ में हिंदी में क्या दिया था? भाषण दिया था। प्रथम विदेश मंत्री जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मात्र केवल कितने दिन प्रधानमंत्री रहे थे? 13 दिन। और कुल कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं ये? 3 बार। कितनी बार बने हैं? 2 बार इनका कार्यकाल पूरा नहीं है, तीसरी बार इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। तो लिख दीजिए है? ये 13 दिन ही माने आप, 16 दिन नहीं है, 13 दिन ही है। 16 मई से 1 जून कितना हो रहा है? 15, 16 हो गए। सबसे कम समय मात्र 16 दिन प्रधानमंत्री रहे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन रहे थे? मात्र 16 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, पहली बार। अब दूसरी बार ये जब प्रधानमंत्री बने तो 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। और किसकी सहायता से बने थे? जयललिता की सहायता से। और जयललिता जो डीएमके पार्टी थी आपकी, उसने समर्थन इनसे वापस ले लिया और इस कारण इनकी सरकार गिर गई। तो अगली बात लिख दीजिए, दूसरी बार अटल जी मात्र 13 माह प्रधानमंत्री रहे। कितने महीने? 13 महीने।
13 माह प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया था। पार्टी कौन सी थी? ADMK ऐसी पार्टी थी जयललिता की, काफी लंबा चौड़ा नाम है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। दूसरी बार अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, कितने महीने के लिए? 13 माह के लिए। और 13 माह बाद सरकार इसलिए गिर गई कि जयललिता ने क्या ले लिया? समर्थन अपना वापस ले लिया। यानी दूसरी बार अटल जी जयललिता के समर्थन से क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की थी। कब की थी? 2000 में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो राशि ग्रामीण विकास के लिए खर्च हो रही थी, वो किस बैंक के द्वारा खर्च की जा रही है? आज भी नाबार्ड के द्वारा खर्च की जा रही है। किसके द्वारा? नाबार्ड। तो लिख दीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की थी? वर्ष 2000 में। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा हेतु इन्होंने एक शैक्षणिक अभियान शुरू किया था राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे क्या कहते हैं? SSA, सर्व शिक्षा अभियान। और उस समय इसका स्लोगन चला था, आओ स्कूल चले हम। स्लोगन क्या था? आओ स्कूल चले हम। आओ स्कूल चले हम। अगली लाइन लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की। निजीकरण को तो बढ़ावा दिया ही है, लिखने की जरूरत है नहीं। अटल जी ने चंद्रयान मिशन की केवल घोषणा की थी। चंद्रयान मिशन किसके समय पहली बार लॉन्च होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, 22 अक्टूबर 2008 को। घोषणा जरूर अटल जी ने की थी 2003 में, लेकिन अटल जी लॉन्च नहीं कर पाए। लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अटल जी के समय की दूसरी उपलब्धि है, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 9 जनवरी 2003 को। कहां पर? नई दिल्ली में। ये लाइन नोट कर दीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 में नई दिल्ली में मनाया गया। अगले प्रधानमंत्री कौन है? HD देवगौड़ा। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को कहां मनाया गया? नई दिल्ली में। किसके समय? अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अगले प्रधानमंत्री कौन है? HD देवगौड़ा, 1996
97। और पार्टी कौन सी है? जनता दल। HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। और इनका कार्यकाल कौन सा? 1996 से 97 तक। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में ये बनते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे और बाद में इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये बात तो पहले आ चुकी है, तो मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं है क्या जरूरत? लिखवा चुका हूं। ये राज्यसभा के सदस्य बड़े थे HD देवगौड़ा। इस गार्ड के अंदर मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था HD देवगौड़ा। अब जनता दल के 3 प्रधानमंत्री बने हैं। कितने बने हैं? 3। VP सिंह, देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो सीधी ये लाइन लिख दो इनके नीचे नोट डालकर। जनता दल पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, जनता दल पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, पहला है VP सिंह, दूसरा है HD देवगौड़ा और तीसरा है इंद्र कुमार गुजराल। लिख दिया सभी ने? अगले प्रधानमंत्री लिखे सीधे इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 98। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इंद्र कुमार गुजराल, पुस्तक कौन सी है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक कौन सी है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। और ये राजदूत थे रूस के, और वहां से सीधे कौन से पद पर पहुंचे? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। राजदूत से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति, राजदूत से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति। अब हमारे 2 प्रधानमंत्री बच्चे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, जिस पर चर्चा करेंगे हम कल की कालांश में।